अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, और एजाज़ सैयद, और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे साबिक़ अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान जनाब इरफ़ान कादर साहब। एजाज़ सैयद साहब, आज की अहम ख़बर है, कुछ देर पहले ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसका एलामिया भी आ गया है, और उस एलामिया के जो अहम नुकात हैं वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, और उसके नतीजे में ऐसे अनासर मज़ीद रसवाई का शिकार होंगे इंशाअल्लाह। कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाया गया कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, वो उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। तो ये तो एक अहम नुक्ता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वाले ये कौन हो सकते हैं एजाज़ साहब? मती 9 मई के बाद से जब भी कोई स्टेटमेंट इस तरह की आती है ना, तो वो बड़ी वाज़ेह है कि ये इसका जो मुखातब है, नाम तो नहीं लिखा गया बीच में, इसका मुखातब वो पीटीआई के लोग हैं या वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो मिलिट्री के हवाले से एक क्रिटिकल ट्वीट्स करते हैं या क्रिटिकल बातें करते हैं। नाम ज़ाहिर है नहीं लिखा जाता, लेकिन एक्चुअली एड्रेस ये वही लोग हैं, यानी कि ये वही हैं ज़्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जो मिलिट्री के रोल के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन मती इसमें एक चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, खैर वो एड्रेस भी हुई है, वो जो टेररिज्म के वाले से जो बात हुई है ना मती, इस वक्त हम ये पॉलिटिकल इश्यूज़ और दूसरे इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। चतराल में बहुत बड़ा सीरियस मसला पैदा हुआ है, और वो अभी भी चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि बेहतर नहीं हुई हैं। उस पर आपको देखें ना कि पड़ोसी मुल्क से, अफ़गानिस्तान से टीटीपी आती है, आके अटैक करती है, हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते हैं, और अभी भी वो जो झड़पें हैं वो अभी भी हो रही हैं। आज शाम तक की इतला ये थी कि झड़पें हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे मामला ये था कि जो टीटीपी है वो ट्राई ये कर रही है कि एक एरिया को कब्ज़े में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में कि बाकी बातें तो अपनी जगह चल ही रही हैं ना। जो बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी जो टेरिटोरियल जो इंडिपेंडेंस है या टेरिटोरियल डिफेंस है, इंटेग्रिटी है, उसको ये जो टीटीपी है वो चैलेंज कर रही है। मगर एजाज़ साहब, अगर एक तरफ सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से इतनी चैलेंजिंग है, तो दूसरी तरफ इसी एलामिया में ये भी कहा गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी अयादा किया गया कि मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ जो इस वक्त खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के ज़ेर निगरानी जारी हैं, उनकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी, और ऐसी सरगर्मियाँ जो मईशत को नुकसान पहुँचा सकती हैं, इनके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। तो आप ये नहीं समझते कि इस वक्त हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी पे होनी चाहिए, ना कि मुआशी पॉलिसियों के ऊपर? उस तरफ क्या ये तवज्जो बट नहीं रही? नहीं मतीला, बात ये है कि वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, मेरे ख्याल में हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने बर्डन बहुत सारा ले लिया है। इंटरनल सिक्योरिटी भी उन्होंने ले ली है, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, मुल्की दिफा, वो ऑलरेडी उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और फिर आप देखें कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसमें भी उनका नाम आ रहा है, वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात होगी। हम देख रहे हैं कि आजकल अमरीकी सफ़ीर भी बहुत मुतहर्रिक हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर आला से भी, IG पंजाब का भी ऑफिस का उन्होंने दौरा किया, और वज़ीर तिजारत गौर एजाज़ हैं, और फिर मरीम नवाज़ से भी मुलाकात की है। तो किस किस्म के, क्या आप समझते हैं कि कोई कानूनी सवाल है ये 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से जिसकी वो वजाहत चाह रहे हैं, या कोई इंतज़ामी मामलात हैं? कैसे आप इसको देख रहे हैं इन मुलाकातों को? मतीले जन, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, और फिर उसका सफ़ीर तो यहाँ पे वाइसराय की तरह से ही घूमता फिरता है ना। तो जाहिर है कि हर मुल्क के, हमने देखा है कि UK के भी
जो हालिया एम्बेसडर क्या कहते हैं उसको, हाई कमिश्नर हैं, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों से। तो ये तो मेरा ख्याल है कि मिलते नहीं रहते हैं अमूमन इलेक्शंस के दरमियान में या मुख्तलिफ सियासी जमातों से। आपको याद है इमरान खान साहब पहले जो है वो इल्ज़ामात लगाया करते थे, अभी जो बड़ी कैंपेन शुरू की थी उन्होंने, फलां पॉलिटिशियन मिला, फलां पॉलिटिशियन मिला, फलां पॉलिटिशियन मिला, और ये तो डिप्लोमेट्स जो हैं वो अपना काम करते हैं, उन्होंने अपने मुल्कों को अपनी असेसमेंट्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो देनी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही बातें होंगी, और क्या बातें हो सकती हैं। ये जो एक ख़बरें चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए बाकायदा इंटरनेशनली जो लॉबिंग की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, आप उसका फ़ायदा भी हो रहा है और इमरान खान के हक़ में एक हवा फ़ज़ा हमवार की जा रही है। कुछ लग रहा है आपको कि अमेरिकन सफ़ीर या यूरोपियन सफ़रा जो हैं, वो ख़बरें ये भी हैं कि वो चाहते हैं कि भरपूर अंदाज से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए? देखिए वो तो सब्जेक्ट टू लॉ ही होगा ना। अगर तो वो कन्विक्टेड हैं तो वो तो कन्विक्शन के बाद वो जेल में रहेंगे, और अगर नहीं उनकी कन्विक्शन होती है तो वो ज़ाहिर है आज़ाद होंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के अंदर, कोई उसको नहीं रोक सकेगा उनको। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ ये कि अगर इतना कंसेंट है उनका, ये तो आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि शायद उनके लिए कुछ कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उनका। मेरा ख्याल है कि वो डिप्लोमेट्स वैसे भी बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है कि हर तरफ की पॉलिटिकल जो भी रियलिटी है उसके साथ मिलकर सुना देते हैं। मियां जावेद लतीफ़ हैं जो नून लीग के MNA भी रहे हैं, तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद इमरान खान और उनकी जमात में जो 9 मई को वाक़यात हुए थे उनके पीछे भी कोई शायद बैनुल-अक़वामी मकासद भी कुछ थे। तो सुनते हैं मियां जावेद लतीफ़ क्या कह रहे हैं। 9-10 मई को जो कुछ हुआ, लोग कहते हैं पिछली 16 माह की हुकूमत में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा कहा, और आज निगरान वजीर आजम भी ये बात कह रहे हैं कि एक अदारे के चीफ पर उस दिन हमला करने की साजिश थी। मैं ये कहता हूं ये बात पूरी मुकम्मल ठीक नहीं है, इसलिए कि आलमी कुव्वतों का जो मरकज फोकस था वो उस ताकतवर अदारे को इसके जरिए तकसीम करके लाखों लोग बाहर निकालना जो इसका दावा था, और उस आड़ में उस अदारे को आमने सामने करना था, तकसीम करके खून रेजी करना मकसूद था, ताकि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाए। तो ये एजाज सईद साहब, आलमी कुव्वतों से क्या मुराद है? पहले तो इमरान खान आलमी कुव्वतों को ब्लेम कर रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक के पीछे वो हैं, अब ये नून लीग ने बात करना शुरू कर दिया कि आलमी कुव्वतों का ये मकसद था 9 मई के वाक़यात में उनको भी कुछ हासिल करना। वैसे मतीला, मैं तो इस तरह की बातें सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये हम क्या, ये हमारी सियासी जमातें ये क्या रोल प्ले कर रही हैं। अब आप देख लें कि ये कोई, आप इनके अपने काम देख लें कि किस तरीके से ये कानून साजियाँ करते आए हैं। मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये किस तरीके से ठप्पे लगाए हैं और किस तरीके से मुतनाज़ा कानून साजी की है। अब जिस तरह इमरान खान साहब पावर में थे और उनको बैरूनी हाथ नज़र आ गया था, अब इनको बैरूनी हाथ नज़र आ गया, कोई तोजा मेरे ख्याल में समझ रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। मेरा नहीं ख्याल के मतुला इंटरनेशनली या नेशनली, मेरा नहीं ख्याल के देखें ना, सबसे जो अहम बात है ना वो है आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स। आपके मुल्क के अंदर जो है ना 4 किरदार हैं, 4 फ्रीक हैं, ठीक है। एक आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आप माने या ना माने वो फ्रीक है, ठीक है। दूसरी आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और PTI है। ये 4 फ्रीक है ना। अगर 5वां फ्रीक भी अगर आपने शामिल करना है तो अदलिया को इन्हें वे मान लें कि जी वो अदलिया है। इन सारे जो फ्रीकैन हैं उन सब में हम आंगी है? आंसर इज़ नो। कि पर्टिकुलरली एक जो फ्रीक है वो तो अभी जेल में है और वो उसकी वो जो जमात है वो तो डिसमेंटल हो गई है, लेकिन पब्लिक में अगर आप जाएं, लोगों से आप मिलें तो लोग तो उस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये और बाकी एक दूसरे को गद्दार कहना, एक दूसरे को साजिशी कहना, इमरान खान साहब ये काम करते आए हैं, अब ये काम इन्होंने पकड़ लिया। तो आपको लग रहा है कि नून लीग पैनिक पे है? कयूम, आपको क्या लग रहा है कि कोई पैनिक है, कोई खदशात है? पैनिक से बड़ी ना, मैं सॉरी मैं कयूम भाई की बात कर रहा हूँ, पैनिक से बड़ा मामला पता है क्या नून लीग के लिए भी हो गया? काट रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। काट रहा हूँ, ठीक है। तो आप लाइसेंस ना ले मेरे ब्याह पे बोल। नहीं, मैंने काट दिया आपको। जी अच्छा, वो मैं एक बात कर लूँ। सुन अर्ज ये है कि अभी नून लीग के लिए जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी और बयानिया क्या बनाना है। अलमिया देखें, अलमिया ये अलमिया उनके लिए ये है कि पहले जब वो आए थे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़कर अपनी बेटी को लेकर आए थे, तो वो डिफेंस में आए थे, गिरफ्तारी देने आए थे। उससे पहले आपको पता है 10 सितंबर 2007 को वो आए थे, वो मुशर्रफ के मुखालिफ एक डिफेंस में आए थे। अब वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के आ रहे हैं। पहले उनका नारा होता था वोट को इज्जत दो, अब वोट की इज्जत ले चुके हैं वो और उनकी जमात। जी करीम साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट को पॉलिसी स्टेटमेंट लिया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये 30 से चौथे दर्जे की क़यादत है जावेद लतीफ़ साहब की। हाँ, वो जिस पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा वो जेल काटी उसने और मियां साहब के काफ़ी करीब है। देखें, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि हाँ जनाब, ये जो भी जिम्मेदारान हैं एक्चुअल। अब ये बात जो है, ये तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात कर चुके हुए हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो क्या था, वो 9 मई का वाक़या की जो कुछ भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाह रहे थे जो लोग, वो यही थे जो ये मेरा ख्याल कि ये कर रहे हैं। तो इसमें कोई शिफ्ट वाली बात तो कोई नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नून लीग पैंतरा बदल रही है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, या उन्हें वार्न कर रही है कि भाई? इसमें पैंतरा बदलने वाली कौन सी बात है? अच्छा, वो कह रहे हैं ना बैनुल-अक़वामी कुछ मकासद थे, तो बैनुल-अक़वामी मकासद की तरफ ये तो देखें ना, बात ये है कि वेग बात की है ना। अब वेग बात क्या है, बैनुल-अक़वामी मकासद क्या हो? मतलब आप जो है वो कहते नहीं कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की यकजहती और इत्तेहाद की अलामत है, और अगर फ़ौज के अंदर तकसीम होगी तो वो तकसीम का फ़ायदा जो है वो गैर मुल्की ताकतें कौन कौन सी हो सकती हैं? एक आपके नेबरिंग कंट्री बैठा है, दूसरा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर जो हालात व वाक़यात हैं, तो वो किसकी तरफ जाएंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एजाज़ सैयद साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने जाना भी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक नई वकला तहरीक की बातें हो रही हैं, मगर ये वकला तहरीक किसके ख़िलाफ़ है और किसको बहाल करने के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे एडवोकेट इरफान कादर, साबिक़ अटॉर्नी जनरल, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी। एक ब्रेक के बाद एक नई किस्म की वकला तहरीक की बातें हो रही हैं, मगर अब की बार ये तहरीक किसके ख़िलाफ़ होगी, किसकी बहाली के लिए होगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादर ने, और इस्लामाबाद स्टूडियो में कयूम सिद्दीकी। इरफान कादर साहब, मैं अगर आपकी इजाज़त हो, मैं कयूम सिद्दीकी से एक मुख्तसरन इस हवाले से राय लेके मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कयूम, कैसे देख रहे हैं जो दो अहम नुक्ते जो सामने आए हैं, जो इलामिया आया है आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला कन्वेंशन का? पहली बात कि पाकिस्तान में हर इदारा आइन के तहत है और इससे मामूली इनहराफ भी नहीं कर सकता। फिर ये कन्वेंशन सिविलियन बालादस्ती, आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी, आइनी इदारों की आज़ादी और सालमियत को जमहूरियत के बुनियादी सतून समझता है, और इस बात पर जोर देता है कि असम्बली की तहलील के 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है, और इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर तमाम इदारे आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। तो आपको क्या लग रहा है, ये एक बुनियाद है नई वकला तहरीक की? मतलब नई वकला तहरीक से अगर हम कहें तो फिर हमें पीछे पुरानी वकला तहरीक जो है उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। पुरानी वकला तहरीक शुरू हुई जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, सदर डिक्टेटरशिप थी, और उसमें जो है वो फिर अदलिया के ऊपर एक वार था। 60-70 के करीब जज साहिबान जो है उनको नज़र बंद कर दिया गया था, घरों में बंद कर दिया गया था। तो उसमें फिर वो एक वकला तहरीक, प्योरली वकला की तहरीक थी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अदलिया, एक गैर आइनी हुकूमत के खिलाफ। एक गैर आइनी, मतलब उसमें एक तो ये थी और फिर दूसरा ये भी आंसर था। तो उसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कुछ अरसे तक रहा, फिर वो पीछे हो जाते थे, एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी रही थी। लेकिन फिर हमने देखा कि जब 16 मार्च को जब एक
और पॉलिटिकल पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो फिर अदलिया बहाली भी हुई और वो सारा कुछ जो है ना बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो वो उस हवाले से मुख्तलिफ है। अब जो है नून लीग ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। जी हाँ, आप पीपल पार्टी से जी नून लीग ने ही जब वो गुजरांवाला पहुंचे थे तो इधर से, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हुई थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो सारी सूरत हाल है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल थी। अब ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये 90 दिन में इलेक्शन का मामला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो है, लेकिन ये ज़्यादातर इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो होंगी, इफ़ेक्ट हो रही हैं। और जो आज सुप्रीम कोर्ट बार की जो कन्वेंशन था, लॉयर्स का कन्वेंशन था, उसमें ज़्यादातर शिरकत तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लॉयर्स या उनके लिए हमदर्दियाँ रखने वाले लॉयर्स की जो थी वो थी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, उसने भी 5 को किया और उनका भी इन्हीं तकरीबन पॉइंट्स 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन की बात कर मासवाए जो सिविलियंस के मेरे ख्याल वो भी मुतालबात सारे दोनों वकला के जो हैं वो सेम ही है। तो लगता है आपको कि हो सकती है कैंपेन अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर ज्वाइन इन करती हैं तो फिर ये देखने वाली बात है। ठीक है इरफान कादर साहब, यूँ तो ये वकला तहरीक शरीक जो है आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं रखते, ना ही रखते रहे हैं माजी में भी, मगर इसके बावजूद आपको लगता है कि वकला को यूँ बाहर निकलना चाहिए और ख़ास तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो कराने की बात है वो आइन का एक मैंडेट है, वो लाजमी है उस पर अमल दरामद होना? देखें, जहाँ तक आइन के मैंडेट का ताल्लुक है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है कि इसको आप 90 दिन के अंदर आपने कराने हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मैंडेट किसका है, कराना किसने है, इसमें वकला का क्या रोल है, इसमें अदलिया का क्या रोल है। तो इन दोनों चीज़ों में आइन में ना अदलिया का कोई रोल है ना वकला का कोई रोल है। जहाँ तक अदलिया और वकला का रोल है तो ये इंसाफ का जो एक चैरियट है, इंसाफ की जो बग्गी है, उसके ये 2 पहिए हैं और ये दोनों एक चेक हैं। बार जो है वो बेंच पे चेक है, बेंच बार पे चेक है। कभी हम देखते हैं कि ये शीरो शकर हो जाते हैं और फिर वो अदलिया जो नजर आने लगती है वो सिर्फ आज़ाद अदलिया नहीं रहती बल्कि एक मादर पिदर आज़ाद अदलिया बन जाती है। और वकला भी जब ज़्यादा करीब होते हैं अदलिया के तो फिर ऐसी हुलड़बाजी होती है वकला की कि जैसे कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकील घुस गए थे, मारदाड़ अस्पतालों के अंदर शुरू कर दी। यानी वो दोनों उस वक्त जब इकट्ठे होते हैं तो मेगालोमेनिया का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि हम सबसे बाला हैं, हम सबसे ऊपर हैं और सारा मुल्क जो है हमारे ताबे हो गया। तो ये मकसद ना बेंच का था ना बार का था। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने सही फरमाया कि जो तहरीक थी वकला का तहरीक जो थी इफ्तिखार चौधरी साहब वाली, आपने मसूला जान साहब कहा कि जैसे मैं इंडिफरेंट हूँ, मैं इन चीज़ों से इंडिफरेंट नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों को बड़े गौर से देखता हूँ और मेरी अपनी राय उस वक्त यही थी। और एतजाज़ अहसन साहब के साथ मेरा तब मुकालमा भी हुआ था जब हम इकट्ठे बैठे थे एक दफ़ा। मैंने उनको कहा कि ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक है ये एवेंचुअली आप एक फ़र्द वाहिद को ले आएंगे और एक फ़र्द वाहिद को इसका फ़ायदा होगा, इससे इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एतजाज़ साहब ने कहा नहीं, हम तो कारी इंस्टीट्यूशन के लिए रहे हैं, हमारा तो फ़र्द वाहिद से सरोकार ही कोई नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है, वक्त बहुत गुजर गया है। ये आप लोग खुद ही बताएं कि ये जो तहरीक चली थी वकला की उससे क्या इंस्टीट्यूशन मजबूत हुआ था या इंस्टीट्यूशन कमजोर हुआ था? तो आप ये बुनियादी तौर पे कहना चाह रहे हैं इरफान कादर साहब कि वकला तहरीक का इन हालात में कोई जवाब बनता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और ये काम अदलिया का नहीं है, ये फैसला हुकूमतों ने करना है। वकला तहरीक का ये इस तरह सियासी मामलों में आने की जरूरत नहीं है, इनको नहीं आना चाहिए। इनको तमाम सियासतदानों के दरमियान एक न्यूट्रल रोल अपनाना चाहिए। लेकिन ये पिछले तकरीबन कोई 2008 से लेके आज तकरीबन 15 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की सारी सियासत ही जो है वो जजों की और वकला के गिर्द घूम रही है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताएं कि अगर अदलिया का ये काम नहीं है मुदाखलत करना इन मामलात में, तो क्या सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं? इसका मैं जवाब देता चलूँ कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो ये जो बंदयाल साहब थे ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और ये वहां से रेगुलेट कर रहे थे प्रेसिडेंट हाउस की एक्टिविटी के, प्रेसिडेंट को कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं मिलने आ रहा है।
और सारी प्रेसिडेंसी को इन्होंने कोशिश की कि उनको ये कटहरे में ले आए और रेगुलेट करें कि प्रेसिडेंट को जिसने भी मिलना है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से पूछ के मिलेंगे। तो मैं जब बतौर अटॉर्नी जनरल के इनके सामने गया और मैंने कहा कि जी अब क्या एक सूबे का हाई कोर्ट रेगुलेट करेगा हेड ऑफ स्टेट को, और उसके बाद जब मैंने अपने आर्गूमेंट्स एड्रेस किए तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मेरा पास रखा और उसके बाद ये केस ही इन्होंने लगाना छोड़ दिया जब तक कि मैं वहां था। ये वो वाला केस है जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं हो सकता। हाँ, वो सारी बातें की गई और उसके बाद वहां से पास किया इफ्तिखार चौधरी साहब ने असगर खान केस में। यानी वो ऐसी हॉकी हो रही थी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह कि वो पास उन्होंने असगर खान केस में जो कि सारे फौत हो चुके थे, तो आके तो सदर जरदारी को उस वक्त कमजोर करने की कोशिश की गई और बताया ये गया कि सदर कुछ नहीं कर सकता। और ये जो चीफ जस्टिस हैं ये बंदियाल साहब लाहौर हाई कोर्ट के, ये वो उस तरह के फैसलों पे अपनी तरफ से रिलाई कर रहे थे, लेकिन वो खड़े नहीं हो सके क्योंकि कानून और आइन के सामने ये लोग नहीं खड़े हो सकते। खुदा का शुक्र है मैं गया, जब मैंने इनको कुछ आईनी शिकें बताई तो फिर खुद ही वहां से हट भी गए। तो इस सवाल का तो जवाब दे देना कि भाई सदर को तारीख देनी चाहिए कि नहीं। हाँ, इसका मैं कई जगह पे दे चुका हूँ। सदर का रोल ही कोई नहीं है तारीख देने में। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, वो सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है क्योंकि सदर का इससे ज्यादा रोल नहीं है। और ये इसको सही पैराए में इस आर्टिकल को किसी को समझ ही नहीं आई। दूसरा ये है कि सदर का नाम भी इस्तेमाल होगा वहां पे जहां सदर अपनी सवाबदीद में असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो शिक है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, ये शिक 48(5) है गालिबन। हाँ जी, 48(5) सब क्लॉज 5 48(5) में उन्होंने वो वाली डिसोल्यूशन जो वजीर आजम के मशवरे पर थी उसको एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि 48(1) को भी एक्सक्लूड किया गया। ये इतनी सिंपल सी चीज है, ये पंबल पूसों में सारे पड़े हुए हैं और वो सदर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्शन बिल्कुल कराएं, जल्दी से जल्दी कराएं, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं जिनका रोल है इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन ठीक है और हुकूमत वक्त और सियासी पार्टियां, वो मिलके आपस में फैसला करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कोई रोल नहीं है और सदर का भी कोई रोल नहीं। चलें ठीक है। इरफान कादर साहब हमारे साथ रहिए, बड़ा अहम इशू है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तें थी उनके अंदर एक अहम फैसला सुनाने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अब्दुल कयूम सदीकी और लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। कयूम सदीकी साहब, कल बड़ा अहम कोई फ़ैसला आने वाला है और कहा जा रहा है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ जो आईनी दरख्वास्तें थी, जो ये वो ऑडियो लीक्स थी जिनमें मुबैना तौर पे चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल की सास साहिबा की भी एक ऑडियो थी और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पे एतराज़ किया गया था कि आप और दूसरे दो मौजूद जजीर जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ये मुकदमा ना सुने। तो उस एतराज़ के हवाले से तो फ़ैसला महफूज हुआ था कमरा अदालत में, मगर क्या कल ये पूरे ऑडियो लीक्स कमीशन की आईनी दरख्वास्तों का फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं कि नहीं? लेकिन इससे पहले कि आप अपनी राय दें, मैं आपको वो ऑडियो लीक सुनाना चाह रहा हूँ एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए मुतलका जो भी हैं, टू होम इट मे कंसर्न कि वो ऑडियो लीक थी क्या जिसकी बुनियाद पे चीफ जस्टिस वजह से कमीशन बनाना पड़ा और भी बहुत सारी थी, लेकिन एक ऑडियो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की मुबैना तौर पे उनकी सास की ऑडियो थी जो हम आपको सुना रहे हैं। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। आजकल लॉबी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, ये कम वक्त जो है ना मार्शल लॉ भी लगाने को तैयार नहीं। ये ख्वाजा तारिक रहीम और मुबैना तो चीफ साहब की सास साहिब जो कि पीटीआई के जलसे भी अटेंड करती रही हैं, तो एग्जैक्टली एतराज़ था क्या 3 मौजूद जजों पे? देखिए, एक तो पहले एतराज़ तो ये था कि ये बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस से मशावरत क्यों नहीं की गई कमीशन के क़याम के हवाले से। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि क्योंकि चीफ जस्टिस की जो सास हैं उनकी मुबैना ऑडियो लीक है, तो लिहाजा उनको कंसल्ट भी नहीं करना चाहिए और उनको इस बेंच के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। और इसी ऑडियो लीक में मुख्तलिफ जजेस के हवाले से भी बात हो रही है कि उनसे भी मैंने मुनीब को भी मैसेज किया था और उसने फलां आइकॉन जो है वो भिजवाया था, स्माइली, बी केयरफुल, हाँ स्माइली का। तो और फिर उसके बाद जो है वो
हम ये देखें, क्योंकि ये मामला है जब ये पंजाब के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक था, तो उसमें आबिद ज़ुबैरी साहब की, परवेज़ इलाही साहब की और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की मुख्तलिफ कन्वर्सेशंस हैं। आबिद ज़ुबैरी की परवेज़ इलाही से है, परवेज़ इलाही की जो है फाजिल जज साहब के साथ है, जिसमें वो कह रहे हैं मैं आ गया ना, उनका आंधी कोहली उन्नी खान जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो है और जस्टिस एजाजुल अहसन ने वो डोगर केस के मामले के, जिसमें आबिद ज़ुबैरी डोगर साहब के वकील थे, पुलिस अफसर गुलाम मोहम्मद डोगर, उनके वकील थे ये। तो उस बेंच ने जिसके सामने ये मुकदमा लगवा था, उन्होंने इस केस के अंदर इलेक्शन ना होने का आज खुद नोटिस ले लिया था, आपको याद होगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके, और फिर वो सारी बात सुमोटो के लिए चीफ, और जो 14 मई को फिर इंतखाबात का हुक्म दिया गया, उसके बाद जो सब कुछ शुरू हुआ, उन पे इस वजह से एतराज़ है एजाजुल अहसन और जस्टिस। हाँ, इसलिए कि भी आप जो है वो आपको नहीं तो हुआ क्या था आखिरी हियरिंग में? आखिरी हियरिंग में अटॉर्नी जनरल के ही दलाइल हुए थे, और फिर उसमें ज़ाहिर आबिद ज़ुबैरी साहब जो है उनका तो कहना ही ये था कि कमीशन जो है ये वैसे ही गैर कानूनी तौर पर तश्कील दिया गया, तो इस नोटिफिकेशन को सेटिसाइड किया जाए, प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी और दीगर सूरत हाल के ना। तो मुझे तो ये लगता है कि अटॉर्नी जनरल ने जब एतराज़ किया था तो उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ उस पर कि जजेस की रिक्यूज़ल के हवाले से कि आया उमर अताब बंदयाल साहब, एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने आप को इस बेंच से अलग करते हैं या नहीं, इस नुक्ते के ऊपर ये एक CMA है, लेकिन मुझे 32/2023। ठीक है। तो मुझे जो यहाँ तक याद पड़ता है, कमरा अदालत में मैं भी मौजूद था, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने दूसरे 2 जजों के हवाले से तो शायद कमरा अदालत में ही क्लियर कर दिया था कि नो वे, लेकिन अपने वाले से उन्होंने कहा था कि एज फॉर माई ऑब्जेक्शन ऑन माई सेल्फ इज कंसर्न, तो मैं आई विल डिस्कस कंसल्ट विद माई कोलीग्स, और उसके बाद मैं अपने रिक्यूजल के हवाले से फैसला दूंगा। तो आपको लग रहा है कि ये पूरा केस ही डिसाइड हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि कल जो है ना वो, अदरवाइज ये 3 महीने फैसला उसको ऑडियो कमीशन को स्टे कर दिया, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई, तो वो सिर्फ ये कि रिक्यूज़ कर लेने से की हद तक मेरा नहीं ख्याल है कि ये मामला रहेगा। मुझे लगता है कल ये पूरे का पूरा मामला जो है ना पूरा उड़ा देंगे। जी फारूक साहब, कल लास्ट हियरिंग में तो कहा गया था कि सिर्फ रिक्यूज़ल की हद तक फैसला महफूज किया जाता है, तो ऐसा मुमकिन है कि पूरे केस का ही जजमेंट सुना दी जाए? इसमें इतनी इनकंसिस्टेंसीज हैं इनके फैसलों में कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये थी कि ये वहाँ से फ़ौरन रिक्यूज़ करते, तीनों हम ख्याल रिक्यूज़ करते और बैठने की कोशिश भी न करते। लेकिन इस वक्त ये बज़िद हैं कि उन्होंने कोई फ़ैसला देना है, और वो जो फ़ैसला है वो सबको पता है कि वो देंगे क्या, क्योंकि उनकी जो है मदर इन लॉ, उनकी सास जो हैं, उनकी और गुफ्तगू अगर आप सुने दूसरी बेगम साहिबा के साथ, तो वो गुफ्तगू का क्रक्स क्या है? गुफ्तगू ये हो रही है कि जी यहाँ तो जल्दी इलेक्शन हो ताकि PTI आए, जल्दी इलेक्शन का मतलब है कि PTI आए, और PTI का कॉन्डक्ट जो है जिसके तहत उन्होंने असेंबलियों को उस वक्त डिसॉल्व किया जो नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आ गया था, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी जरूरत ही नहीं थी किसी वकील की कि सही तरह से आर्ग्यू करते, कोई नहीं आर्ग्यू कर सका। हाँ, मैं भी आया था आर्ग्यू करने, मुझे भी किसी ने आर्ग्यू नहीं करने दिया, आई वॉज जस्ट ब्रश्ड असाइड। तो ये जो सूरत हाल थी, फिर इस पे हुआ क्या? फिर क्रक्स ये है कि अगर वो जल्दी इलेक्शन नहीं होते तो ये कमबख्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते। मतलब था कि मार्शल्ला लग जाए, कुछ हो जाए, या PTI आ जाए, या मार्शल्ला लग जाए, कोई दूसरा ना आए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉइल स्पोर्ट, और पंजाबी में कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो ये साइकी थी सारी इनके पीछे, और उसी साइकी को ये उठा रहे हैं ये 3 हम ख्याल जजेस जो कि अपेरेंटली नजर आ रहा है। तो इससे ये जो मर्जी फैसला दे दें, इससे कतन ये अपना खुद ही ये नुकसान करेंगे, क्योंकि नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। कानून जो है, जो इन्होंने जिस कानून को रोका हुआ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को और रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, वो दोनों कवानीन जो है वो भी ऑब्वियसली इंटैक्ट हो जाएंगे। और ये 6-7 दिन की ये जो बच्चे सके की हुकूमत है, ये खत्म हो जाएगी, और फिर हर चीज खुल के सामने आएगी। और ये अपने लिए एक किस्म की मुश्किल इन्होंने पैदा की है। बेस्ट ये था इनसे गलतियां हुई थी, उनको मानते, माफी मांगते। वो जो खवातीन थी उनको भी चाहिए था प्रेस स्टेटमेंट दे के माफी मांग लेती,
इन्होंने कोशिश ये की है कि सच के आगे खड़े होकर टेक्निकलिटीज के जरिए टेक्निकलिटीज की दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। वो दीवार नहीं खड़ी हो सकती, कभी नहीं खड़ी हो सकती। सही। कहीं सिद्दीकी साहब, ये वही केस है जिसमें बतौर सरबरा कमीशन, ऑडियो लीक्स कमीशन, जस्टिस फायज ईसा ने भी एक तवील ऑर्डर लिखवाया था और कहा था कि ये जो ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच है, ये भी गैर कानूनी तौर पे तश्कील दिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया जिसके तहत 3 जजेस जो है मिल के ने बेंच तश्कील दे सकते हैं। तो उसके होते हुए उसको मुअत्तल किया हुआ है, उसका फ़ैसला नहीं हो रहा, तो ये बेंच कैसे तश्कील दे दिया गया है? तो क्या उस हवाले से भी आप समझते हैं कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर आएगा? और टेक्निकली क्या इस पर रिव्यू नहीं होगा बाद में? देखें, रिव्यू तो ज़ाहिर है होगा ही होगा, लेकिन अगर खिलाफ आया तो हमें नहीं पता क्या फ़ैसला। अब हमें नहीं पता कि भी वो सिर्फ खुद को अपने हद तक जैसे कहते हैं एक्यूज़ कर लेते हैं। अगर एक्यूज़ कर लेते हैं, अच्छा जी ठीक है, ऐसी दरख्शंदा मिसाल वो 3 महीने अपनी रिटायरमेंट तक उसको रख के और फिर वो ये कायम करते हैं कि नहीं। लेकिन ये ख़तरा जो है मतीउल्लाह जान, इसके बारे में तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस काजी फायज ईसा, ये और सीनियर जज साहिबान जो हैं, इवन जो है जस्टिस याहिया अफरीदी, वो भी कह चुके हुए हैं कि आपको फुल कोर्ट बना देना चाहिए अगर जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं होता है। तो ये सवाल जो है वो बार बार कर रहे हैं कि अगर कल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो वैलिड लॉ करार दे दिया गया तो वो 13 अप्रैल से लागू होगा, और इस दौरान में 184(3) के वाले से बनने वाले बेंचेस जो हैं वो ही कोरम नॉन जुडिस हो जाएंगे, तो फिर उनकी आईनी हैसियत कोई नहीं रहेगी, कोई हैसियत नहीं। तो ये जो है ये एक बहुत एक ऐसा मामला है जो कि आगे जाके एक बहुत बड़ा रुख इख्तियार कर सकता है, एक बड़ा रुख इख्तियार कर सकते हैं ऑडियो लीक्स कमीशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमत बंदयाल की साथ साहिबा की मुबैना ऑडियोज़ नहीं हैं, बल्कि और भी दूसरी ऑडियोज़ हैं जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस हाकिम निसार के फर्जंद की भी ऑडियो है, जिसमें मुबैना तौर पे वो PTI के टिकटों की ख़रीद फरोख्त के हवाले से उनका एक किरदार लग रहा है। अब देखते हैं ये हैं कि आइंदा 10 दिनों में जब अदलिया की क़यादत में तब्दीली आएगी और नए चीफ जस्टिस, नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा अपना ओहदा संभालेंगे, तो ये तमाम जो हसास मामलात हैं उन पे कितने जल्दी और किस तरतीब से ये फ़ैसले किए जाएंगे ताकि कुछ वाज़ेह हो सियासी सूरत हाल भी और आइनी सूरत हाल भी। इरफान कादर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपका सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।